चलो, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी फ्री बॉडी डायग्राम निकालने का जो टेक्निक है तो वो देखा था। उसका थोड़ा प्रैक्टिस हमने किया था। सो आज के लेक्चर में वही कंटिन्यू करेंगे एंड वी कैन सी द मोर सम्स बेस्ड ऑन द सेम, दैट इज फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम के लिए हमने यहाँ पे देखा था कि देखो, अगर सपोज ये जो नॉर्मल रिएक्शन हो या टेंशन हो, फॉर्मूले दोनों दोनों की सिचुएशंस के अंदर सेम ही लगते हैं। ठीक है ना, दो दो ही फॉर्मूले हमको याद रखने हैं। एक तो ये, दैट इज acceleration is always equal to the net pulling force upon net mass that is being pulled. Okay, and tension or normal reaction in any one of the pairs can be found out by using this simple formula, that is the mass behind multiplied by the acceleration simply. तो ये हमको यूज करना है। लेकिन अभी इसमें देखो, एक थोड़ा सिचुएशन अगर हम थोड़ा चेंज कर देंगे ना, तो देखो क्या होगा। सपोज अभी एक अलग सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं जिसके अंदर एक स्ट्रिंग है, और सपोज ये स्ट्रिंग एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच्ड है, और मान लो कि इस स्ट्रिंग के साथ यहाँ पे मासेस लटक रहे हैं। सपोज यहाँ पे एक मास लटक रहा है, उसको हम बोल देंगे सपोज M1। ओके, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे एक दूसरा मास लटक रहा है, उसी स्ट्रिंग के साथ नीचे यहाँ पे एक दूसरा मास लटक रहा है। सपोज इट इज गिवन बाय M2। ओके, yes, M2, this is the mass M2. Now if suppose we want to find out the tension in the string which is connecting M1 and M2 here, that means the M2 will experience a force due to the string in the upward direction. तो ये जो फोर्स इसके ऊपर काम करेगा तो वो ऊपर के डायरेक्शन में रहेगा, उसको हम बोल सकते हैं T। और एक्चुअली इस M1 के ऊपर पहले फोर्स काम करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, जो कि उसको ऊपर की तरफ खींचेगा। ये स्ट्रिंग जो है वो इसको इस तरफ ऊपर की तरफ एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, जिसको हम बोल सकते हैं T1। ओके, एंड एट द सेम टाइम दिस M1 इज गेटिंग पुल्ड इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन बाय दिस फोर्स T2 हियर। तो T2 जो फोर्स है, तो यहाँ पे इस M2 को नीचे की तरफ और M1 सॉरी M2 को ऊपर की तरफ और M1 को नीचे की तरफ खींच रहा है। ये समझ सकते हो ठीक से, क्योंकि जब भी स्ट्रिंग हम अटैच करते हैं तो क्या होता है, देखो ठीक से कि ये स्ट्रिंग का काम क्या है। The string always, just wait, see here, the string will always try to extend। तो इसलिए फिर यहाँ पे क्या होगा कि ये M1 के ऊपर जो फोर्स काम करेगा वो तो ऊपर के डायरेक्शन में होगा, एक टेंशन इसके अंदर जो है, तो उसको हम बोल देंगे T1। ओके, और एट द सेम टाइम ये जो स्ट्रिंग है यहाँ पे, ये दूसरा वाला जो स्ट्रिंग है तो M1 और M2 के बीच में है, तो वो स्ट्रिंग क्या करता है, इस M1 को नीचे की तरफ खींचता है। इसलिए M1 के ऊपर इस स्ट्रिंग की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा, जिसको हम बोलेंगे T2। ओके, दिस इज T2 हियर, and at the same time this M2 will also be get pulled due to the string in the upward direction with the same force, that is T2 here। okay, तो ये तो हो गया स्ट्रिंग का। ओके, स्ट्रिंग के जो फोर्सेस है तो वो हमने इस तरह से यहाँ पे दिखाए हैं, नो डाउट। बट अभी अगर सपोज हम इन बॉडीज का जो मास है, तो उसकी वजह से उनके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो काम करने वाला है जरूर। सो इफ यू जस्ट टॉक अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन दोस बॉडीज, then we can just be able to say that this M1 body will just experience along with this T2 its weight also in the downward direction। तो इस M1 के ऊपर एक M1 into G इतना एक फोर्स काम करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो ये जो है M1G, दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस M1 ड्यू टू इट्स ओन वेट। खुद का जो मास है वो उसकी वजह से उसके ऊपर एक उसका जो वेट है वो काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और M2 के ऊपर भी एक फोर्स काम कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसको हम बोलेंगे M2G, नो डाउट। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग ऑन दिस M2 इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, नो डाउट। अब देखो यहाँ पे ये डायग्राम अगर देखते हो ठीक से तो पता चलता है कि बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हम देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो जिसमें यस
ओके, तो काफी सारे फोर्सेस हमको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, है क्या? तो इसलिए ये जो अभी सपोज ये पूरा जो सिस्टम है, द सिस्टम इज गोइंग टू बी एट रेस्ट, दैट मीन्स दिस इज द रिजिड सपोर्ट विच इज अटैच्ड हियर एट द टॉप। तो यहाँ पे टॉप पॉइंट पे जो स्ट्रिंग जिसके साथ बंधा हुआ है, तो वो फिक्स्ड सपोर्ट है, रिजिड सपोर्ट है, इसलिए यहाँ पे acceleration of this whole system is actually going to be zero, no doubt. And since the acceleration is going to be zero, we can say that the net force must also be zero. That means the downward force and upward force must be exactly equal. Okay, so if we just focus now on the first body whose mass is m1 given here, तो ये जो m1 मास वाला जो बॉडी है उसके ऊपर अगर फोकस करेंगे ठीक से, तो पता चलता है कि कौन से फोर्सेस उसके ऊपर काम कर रहे हैं। चेक करो एक बार ठीक से। तो देखो, if we just take this body of mass m1 apart and if we just express this body by a single point, एक पॉइंट से अगर इसको हम डिनोट करेंगे, देखो ठीक से, ये m1 मास वाला जो बॉडी है उसको हम सिंपली एक पॉइंट से डिनोट कर दिया हमने, ठीक है। तो जो भी फोर्सेस इस बॉडी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वी कैन शो देम टू बी एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट, सिंगल पॉइंट हियर। सो वी कैन जस्ट शो दिस t1 to be acting in the upward direction, another one is t2 which is to be acting in the downward direction, and the third one is going to be m1g. Okay, m1g, this is also the force which is acting in the downward direction again here. So these are the three forces acting on this whole body, and under the action of all these three forces, this body is at rest, and that's why the equation of motion of this body will become like t1. Okay, t1 is the upward force, correct hai? And upward force must be exactly same as the downward force, correct hai? My voice breaking? Just check. Wait. मेरा वॉइस ब्रेक हो रहा है क्या? चेक करो एक बार। यस, ओके। सो बेसिकली ये इसके ऊपर अगर हम फर्स्ट बॉडी के ऊपर अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ अगर यूज करेंगे, तो देखो हमारा न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकंड लॉ कहता है द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन एनी बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज आवर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, करेक्ट है? नाउ जस्ट टेल मी व्हाट मस्ट बी द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। सो द नेट फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? देखो, so this t1 has to be considered as positive, remember, and this t2 and m1g has to be considered as negative, remember, negative. And because they are in the downward direction, so when they will contribute negatively, and when we will consider the contribution of all these forces, then we can have this equation, that is t1 minus t2 minus m1g, and this is actually going to be the net force acting on the whole body which is replaced here, correct है? ये net force है हो गया। और अभी इक्वल टू के दूसरे साइड में क्या आएगा? देखो ठीक से, तो दूसरे साइड में मास बॉडी का जो है वो तो m1 आएगा, नो डाउट m1, लेकिन एक्सेलरेशन कितना है? the whole system is not getting accelerated, it is just at rest, and that's why we can just say that the whole system is at rest, and that's why its acceleration is going to be zero. That's it. So this is our first equation of motion, which is obtained by applying the Newton's second law on this situation and on this first body only. तो ये फर्स्ट बॉडी ऑफ मास m1 के ऊपर हमने अप्लाई किया न्यूटन सेकंड लॉ, और हमको ये इक्वेशन मिला, नो डाउट। अभी इस इक्वेशन को हम और इस तरह से लिख सकते हैं कि t1 इज इक्वल टू ये t2 को और m1g को अगर उस तरफ भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 इंटू m1 मतलब वो तो 0 ही हो गया नहीं, तो इसलिए t2 उस तरफ जाके वो बन जाएगा t2 प्लस t2, और ये माइनस m1g जो है वो उस तरफ जाके बन जाएगा प्लस m1g, एंड हेंस वी कैन जस्ट गेट दिस एज t1 is equal to t2 plus m1g as the final relationship between t1 and t2, which we can also call it as equation number 1. Okay, now we can just say, if we just apply the Newton's second law of motion on the second body here, okay, तो अगर second body के ऊपर अगर हमने Newton's second law अप्लाई किया, तो हमको क्या इक्वेशन मिलेगा बताओ? तो उसके लिए हम सेपरेट पहले फ्री बॉडी डायग्राम निकालेंगे। So see here the free body diagram of the second body, okay, of m2, we can say m2. What was this here? ये क्या था?
द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी ऑफ मास m1। ओके, ये m1 मास वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम था। ठीक है, अभी हम m2 मास वाले बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम निकालने जा रहे हैं। सो फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या होता है? द बॉडी, होल बॉडी हैज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ सिंगल पॉइंट। ओके, एंड all the forces acting on that body, that is T2 or M1G, M2G, like this, so they are shown to be acting on this point here. So we can just show the force, upward force T2 acting on this body as this here. This is T2 here, no doubt, and this M2G is also acting in the downward direction. So we can just show it to be acting on this point and give it as a name, that is M2G. Okay, and the mass of the body is going to be m2 here, and the acceleration of the body is going to be 0 once again, as it is in this case also. यहाँ पे भी acceleration 0 था, अभी यहाँ पे भी acceleration 0 ही है, क्योंकि acceleration पूरे सिस्टम का कॉमन में होता है हमेशा, याद रखो। तो अभी अगर हम इसके ऊपर न्यूटन सेकंड लॉ अगर यूज करेंगे, तो न्यूटन सेकंड लॉ हमको कहता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो नेट फोर्स कितना है, देखो सिक्स यहाँ पे, what is the net force acting on this whole body? So again we will have to consider the two forces resultant of these two forces, T2 and M2G. But out of that, T2 has to be considered as positive because it is in the direction of J bar, our unit vector along y axis, याद है ना? And this another force M2G force जो है, it is directed downwards, and that's why it is going to be according to minus J bar. माइनस जे बार मतलब वाई बार का, वाई एक्सिस का नेगेटिव डायरेक्शन, राइट? और इसीलिए हम यहाँ पे इसको यूज करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, देखो, तो नेट फोर्स विल बी एक्चुअली इक्वल टू T2 minus M2G. Okay, so this T2 minus M2G is going to be actually equal to M2 into A. A is going to be 0, so that this T2 minus M2G becomes actually equal to 0. And since this T2 minus M2G equal to 0, we can just get that T2 simply equal to M2 into G. That's it. So this is actually going to be the second equation, we can just say, call it as. So here this is the equation number 2 here we can say. तो ये हमारा second equation हो गया. Now we can just combine these two equations here. So if we just put this value of from equation number 2 in equation number 1, तो equation number 2 से हमको क्या मिलता है, T2 का वैल्यू मिलता है, T2 का। ओके, तो वो अगर हमने यहाँ पे डाल दिया, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर डाल दिया, तो हमको क्या मिलेगा, देखो, T1 which will be obtained to be simply equal to T2 plus mg. But what is T2? T2 is going to be m2g, and plus here it is going to be m1 into g. That's it. And hence we can just be able to get that T1 is equal to m1 plus m2 in bracket, because g has been taken common outside the bracket. So T1 becomes actually equal to m1 plus m2 into g. That's it. So what is the trick to avoid all these calculations is the tension in any string we want here is going to be equal to the mass below that string multiplied by gravity. That's all. Simply see here. So the tension in any string we can find out to be simply equal to mass below that string multiplied by gravity. Simple. T2 कैसे मिलेगा हमको? The mass below that string multiplied by gravity, m2 into g. ये देखो इधर ऑलरेडी हमको ये मिला हुआ है, T2 का वैल्यू m2g है। क्यों? क्योंकि T2 जो स्ट्रिंग है, T2 जिस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है, वो स्ट्रिंग के नीचे एक ही मास लटक रहा है m2, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। दैट इज गोइंग टू बी द मास टेंशन इन दैट स्ट्रिंग। अगर T1 जिस स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन है, उस स्ट्रिंग के अंदर का अगर हमको टेंशन निकालना है, तो ये पता करो कि उस स्ट्रिंग के नीचे कितना मास लटक रहा है। तो अगर हम वो ढूंढ के निकालेंगे, तो देखो T1 ये स्ट्रिंग के नीचे, ये m1 प्लस m2 इतना टोटल मास लटक रहा है, इसलिए उसको अगर हम ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमको सिंपली वो टेंशन मिल जाएगा। एज एन अनदर एग्जांपल, सपोज इफ यू जस्ट कंसीडर अनदर एग्जांपल इन विच सपोज देयर आर 3 बॉडीज लाइक दिस। सपोज ये एक रिजिड सपोर्ट है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, और इस स्ट्रिंग के साथ एक फर्स्ट बॉडी अटैच किया हुआ है जिसका वेट 5 किलोग्राम है। ओके, उसके बाद दूसरा एक बॉडी नीचे अटैच किया हुआ है जिसका वेट सपोज 6 किलोग्राम है, और उसके नीचे और एक बॉडी है जिसका वेट सपोज 3 किलोग्राम है। देखो ठीक से 3 किलोग्राम।
Now, just can you find out the tension in this string? The first string, that is T1, you can say the tension in this first string is T1, the tension in the second string is going to be T2, and the tension in the third string is going to be T3. Yes, do it in the orally and put it in the chat box. Take gravity as 10 meter per second ले लो, 9.8 की भी जरूरत नहीं. Gravity is taken to be 10 meter per second square, and tell me what should be the answer. What is T1, what should be T2, and what should be T3? Put it in the chat box fast. Everyone should answer. Do it fast. T1, T2, T3. सारे तीनों आंसर्स डालो फटाफट चैट बॉक्स में ऑर्डर में. पहले T1 निकालो. यस. बाकी सब क्या कर रहे हैं? Yes, very good, very good, very good. All of you are correct. Yes, we can just find it out simply. अब देखो T1 अगर निकालना है तो हमको ये सोचना होगा कि T1 के नीचे कितना मास लटक रहा है. ये देखो ये पूरा मास हमको T1 के लिए कंसीडर करना पड़ेगा. ओके, which is going to be 5 plus 6 plus 3. ये पूरा मास कंसीडर करके उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10. That means it comes out to be actually 14 into 10, मतलब 140 न्यूटन हो गया वो, नो डाउट. एंड इन द सेम वे T2 के लिए, अब देखो ठीक से T2 के लिए क्या करना है. T2 जिस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है उस स्ट्रिंग के नीचे कितना मास लटक रहा है देख रहे हो. ये देखो ये दो ही मासेस हमको इसमें ऐड करने हैं, मतलब 6 और 3 ही ऐड करना होगा बस खत्म. तो 6 plus 3 multiplied by 10, which comes out to be 90 Newton. That's all. So this is going to be the tension in the second string. And in the same way, here in the third string, the tension in it will be simply the mass below that string, that is only one, that is 3 kilogram. That should be multiplied by gravity, that is 10. So 3 multiplied by 10 comes out to be 30 Newton. That's it. So in this way, we can just get all these tensions in this way. Even अगर suppose यहाँ पे और एक body भी अगर जोड़ देते हैं तो भी क्या फर्क पड़ता है. No problem. We can just find out the answer in this way. तो अभी इसमें होता क्या है ना कि ये जो कोई भी स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन होता है तो वो टेंशन निकालने के लिए हमको क्या करना होता है. तो उस स्ट्रिंग के मतलब उस पॉइंट के नीचे टोटल कितना मास है वो पूरा का पूरा हमको ऐड करना है, नो डाउट. एंड दैट इज टू बी मल्टीप्लाइड विद द gravity, and then only we are going to get the final answer, no doubt. Okay, अभी एक सिंपल सा सिचुएशन इसी के साथ थोड़ा सा रिलेटेड है वो, देखो ठीक से. सपोज वी हैव द सेम 3 बॉडीज. ओके, 5 किलोग्राम, 6 किलोग्राम एंड 3 किलोग्राम, नो डाउट. और चलो उसको हम बोल देंगे, चाहिए तो सॉरी एक मिनट. Okay, suppose we call them as M1, M2 and M3. Suppose ये फर्स्ट वाला जो बॉडी है तो उसका मास M1 बोल देंगे, इसका मास M2 और इसका M3 है. ठीक है, अभी सोचो अगर ये पूरा जो बॉडी है मतलब पूरा सिस्टम जो है वो अगर ऊपर के डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेट हो रहा है, ए इतने एक्सेलरेशन के साथ अगर वो बढ़ रहा है ऊपर के डायरेक्शन में. हाँ, अभी सोचो अभी कितना टेंशन इस फर्स्ट स्ट्रिंग के अंदर आएगा जिसको हम T1 बोल सकते हैं. कितना टेंशन सेकंड स्ट्रिंग के अंदर आएगा जिसको हम T2 बोल सकते हैं, जो कि इस M1 मास वाले बॉडी को नीचे की तरफ और M2 मास वाले बॉडी को ऊपर की तरफ खींचेगा. दैट इज द टेंशन T2 हियर, which is in the tension in the second string. And finally, how much will be the tension in the third string here, which pulls the mass, the body of mass M2 in the downward direction and the body of mass M3 in the upward direction. Okay,
तो ये तीनों टेंशन हमको निकालने हैं। लेकिन इसमें देखो चेंज क्या है, the whole system is getting accelerated in the upward direction now. Okay, so when the whole system is getting accelerated in the upward direction, what change will take place here? Can anybody tell me what extra thing will happen if the whole system is getting accelerated in the upward direction? तो क्या होगा? The net force will not be zero, as we have already seen it in the last screen that the net force को हमने जीरो के साथ इक्वेट किया था, बराबर है? तो नेट फोर्स को हमने जीरो के साथ इक्वेट किया था, तो वो अभी नहीं करना पड़ेगा हमको। तो क्यों? क्योंकि the system is getting accelerated in the upward direction. Yes, Atharva, you are right. I am going to explain that also. Okay, so first of all, just try to understand how to apply the Newton's second law in this case now. Okay, तो इस केस में हम यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे. If we just try to draw the free body diagram of the first body. Okay, so let us try to draw the free body diagram of M1. Okay, M1. What are the forces acting on this body here? तो देखो, एक तो T1 ऊपर के डायरेक्शन में, और दूसरा कौन सा फोर्स है उसके ऊपर काम करने वाला बताओ? T1 is going to apply acting in the upward direction, no doubt. T2 is going to acting in the downward direction. Yes, and at the same time mg is also acting on it, right? So we can just show it in the diagram here. तो m1 into g ये हो गया उसके ऊपर और एक एक्ट होने वाला फोर्स. ओके, बट रिमेंबर दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ ऑल these three forces going to be zero. अभी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको समझनी है, ठीक है ना? अभी ये बिल्कुल ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझो. ये एग्जांपल की तरफ बहुत फोकस करके देखो, कंसंट्रेट करके देखो कि अभी देखो हम कौन से फ्रेम से हम देख रहे हैं, वो बहुत मैटर करता है, ठीक है? अथर्व जो आंसर दे रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली मैं यहाँ पे अभी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी देखो कौन से फ्रेम से आप इस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है? ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है तुम्हारा? अगर यहाँ पे कोई पर्सन है ऐसा जो यहाँ पे बैठा है, मतलब ग्राउंड पे खड़ा है, तो ग्राउंड पे खड़ा जो पर्सन है उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो पूरा सिस्टम जो है वो एक्सेलरेशन ए के साथ ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा होगा, जरूर है कि नहीं? तो उसकी वजह से उसके लिए कोई सीडो फोर्स की जरूरत नहीं होगी, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई सीडो फोर्स नहीं आएगा, क्योंकि उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैसा है? इनर्शियल है. इसलिए क्योंकि वो अर्थ के साथ बंधा हुआ है, और अर्थ के कंपैरिजन में ये जो ए है, इस ए एक्सेलरेशन के साथ ये पूरा सिस्टम ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है. जिसके कारण यहाँ पे हमको बोलना पड़ेगा कि द नेट फोर्स और नेट एक्सेलरेशन ऑफ दिस होल सिस्टम इज गोइंग टू गेट इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट है? एक्सेलरेशन ए इज गोइंग टू बी इन द अपवर्ड डायरेक्शन. Okay, and m1 is the mass of the whole this body, first body. So if we just try to apply the Newton's first law in this case here, then we can just be able to get that. देखो ये T1 जो है वो पॉजिटिव हमको मिलेगा, T2 has to be negative, M1G has to be negative, and this vector sum of all these three, मतलब summation of all the forces we can say will be equal to the mass into acceleration. ये जो भी हमारा Newton's second law है, तो वो हम यहाँ पे अप्लाई करने के लिए ट्राई करेंगे. तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस होल बॉडी? इट्स गोइंग टू बी T1 minus T2 minus M1G. okay, and this actually becomes equal to the mass of the body into acceleration of the whole system, which is common to the whole system. So that's why it will be M1 into A. This actually becomes the equation which is applied on this first body here. Okay, we can call it as equation number 1. Okay, this is equation number 1. Yes. Now let us try to apply the free body diagram. Draw the free body diagram of the second body of mass M2. Let us change the color so that we can understand. Yes, free body diagram of M2. That is the body of mass M2. Yes. Okay, if we just represent this body of mass M2 by a single point, then what are the forces acting on this M2 here? One is the T2
which is in upward direction, no doubt. The other one is the force T3, which is going to be in the downward direction, बिल्कुल. और at the same time ये जो और एक फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है उसका खुद का वेट जो कि m2g के बराबर रहने वाला है, m2g, and that is going to be acting in the downward direction. But the resultant of all these three forces is not going to be zero, but that resultant force produces an acceleration a in the body in the upward direction, and hence we can just apply this Newton's second law here. Same Newton's second law हमको apply करना है यहाँ पे भी, जो देता है summation of all the forces acting on the body is going to be equal to mass into its acceleration. So summation of all forces मतलब ही net force, हाँ, net force. So what is the net force here? It is T2 minus T3 minus M2G is going to be equal to M1A, sorry M2A, क्योंकि बॉडी M2 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए M2 into A यहाँ पे आ जाएगा. And this equation actually will be called as the equation number 2. That is the Newton's second law applied on this second body, no doubt. Now we can just try to apply the Newton's second law on the third body. Let us change the color once again. Yes. Okay, so let us see this FBD of M3 now. तो M3 का FBD कैसे बनेगा देखो, तो उसका जो फ्री बॉडी डायग्राम है, this is suppose M3 and suppose that the force acting on it is T3 which is in the upward direction, no doubt. एक तो T3 उसके ऊपर काम करेगा ऊपर के डायरेक्शन में, और at the same time ये जो M3G जो है वो भी उसके ऊपर काम कर रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, M3G, करेक्ट है. So this is M3G, and now the acceleration of this whole body is still going to be in the upward direction, which gives us an equation that is T2, sorry, this is T3 minus M3G. This is the net force acting on the whole body, which has to be equal to mass of the body, that is M3 multiplied by its acceleration, and this is actually going to be the formula which is obtained as equation number 3, which is obtained by applying the Newton's second law on this third body here. Now, अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी तुमको समझना है कि ये पूरा जो हमने किया ये इस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमने किया, करेक्ट है, जो कि रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, जिसको हम इनर्शियल फ्रेम भी बोल सकते हैं, नो डाउट. लेकिन अगर मान लो कि कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि इसी स्ट्रिंग के साथ लटक रहा है, यहाँ पे एक पर्सन है सपोज जो कि स्ट्रिंग के साथ ही रिजिड सपोर्ट के साथ ही लटक रहा है और उसके साथ ही ऊपर के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अभी उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होगा, कैसे इक्वेशंस बनेंगे. अभी ये जब ऑब्जर्व करेगा इस बॉडी M1 को, तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसा बनेगा, कैन यू ड्रॉ इट. व्हाट चेंज और व्हाट डिफरेंस विल बी देयर in the free body diagram of the person which is situated in the inertial frame and the non-inertial frame here. ये जो person इस frame के साथ move कर रहा है तो उसका frame तो non-inertial हो गया. ये देखो ये इसका frame जो है non-inertial है because it is accelerated, no doubt. So he will have to consider the pseudo force also, correct है, तो उसको pseudo force भी consider करना पड़ेगा, जिसके कारण अगर उसका free body diagram हम बनाएंगे तो देखो first of all we'll try to draw the free body diagram of the first body of mass M1. Okay, अभी ये FBD of mass M1 in the non-inertial frame, ये non-inertial frame के अंदर हम बात कर रहे हैं. Okay, non-inertial frame, ये पहला वाला क्या था, inertial था, तो पूरा हमने inertial frame के अंदर किया, ठीक है. तो अभी इसमें देखो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा इस M1 का, तो देखो उसमें सबसे पहला फोर्स उसके ऊपर जो काम करेगा वो रहेगा T1, नो डाउट, इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यस, दूसरा फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा होगा T2 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, बिल्कुल, तो ये T2 इसके ऊपर काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. यस, तीसरा जो है वो M1G जो कि उसका वेट खुद का वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा जरूर, M2G. यस, and at the same time if you just see since it is a non-inertial frame,
what we have to say is there is a pseudo force also acting on this body in the downward direction. Why? Because downward direction में क्यों pseudo force काम करेगा? क्योंकि the acceleration of the frame of reference is going to be in the upward direction, right? And we already know that this pseudo force acts in a direction which is in opposite direction to the acceleration of the frame of reference, correct है? तो अगर frame of reference का acceleration अगर upwards है, तो pseudo force इस body के ऊपर क्या करेगा? Downward direction में काम करेगा कि नहीं? Not only on this body also, and this body also, a pseudo force will be acting continuously in the downward direction, and that's why that pseudo force we have to consider here. So this pseudo force will be considered to be acting in a downward direction, and how much that pseudo force will be equal to? उस pseudo force का magnitude कितना होता है? ये भी हमको already पता है कि pseudo force is always equal to the product of mass of the body and acceleration of the frame, correct है? तो देखो इसके ऊपर जो forces हम दिखाएंगे, एक तो T2 है downward direction में, दूसरा M2G है, sorry M1G है downward direction में, और at the same time और एक तीसरा force इसके ऊपर काम कर रहा होगा जिसको हम बोलेंगे pseudo force, and that will be M1 into A here. And along with all these three forces, the body is going to be at rest. Because see, if suppose this person just observe this body, so in the frame of reference of that person, the body is not moving at all, because person and the body itself are moving in the same direction with the same acceleration in the upward direction, right? तो इसलिए दोनों जो है वो सेम डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन के साथ जा रहे हैं, और इसलिए इस बॉडी इस पर्सन के लिए मतलब इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा. तो सिंस एक्सेलरेशन इज 0, we can just apply the Newton's second law of motion, which tells us that the net force acting on the body is going to be equal to mass into acceleration. तो देखो नेट फोर्स कितना है यहाँ पे, T1 minus T2 minus T2 minus M1G minus M1A, okay, and that is going to be actually equal to 0. तो देखो ठीक से यहाँ पे तो ये जो हमको मिल गया यहाँ पे, सॉरी yes, so this will be equal to 0. ये इक्वेशन और चेक करो, ये वाला इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन, क्या वो दोनों सेम ही है? बिल्कुल सेम है. क्या फर्क पड़ रहा है? देखो अगर इस M1A को अगर इस तरफ लेके आएंगे तो क्या होगा? We can get this as T1 minus T2 minus M1G and minus M1A will actually be equal to 0, correct है? So this is actually going to be the equation of motion of the first body, which is same as this one only. तो देखो हमको इक्वेशन तो सेम ही मिल रहा है कि नहीं? एटलीस्ट इक्वेशन तो सेम मिल रहा है, चाहे इनर्शियल फ्रेम यूज करो या नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करो. Even if we just try to draw the free body diagram of this second body now and try to apply the Newton's second law on that body here, then also we can get the same result. Just check here the FBD of M2 here. So free body diagram of M2. How we can draw it? See, what are the forces acting on this M2 now? तो M2 के ऊपर कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं? देखो एक तो T2 जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, दूसरा T3 जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, नो डाउट, और एट द सेम टाइम और एक फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा है जो कि M3G, ओके, जो कि उसका खुद का वेट है, नो डाउट, और एट द सेम टाइम pseudo force is also acting on it in the downward direction, right? And that's why this pseudo force will be actually equal to, sorry, M2 na, M2, sorry. M2 into A, correct है? So this is the pseudo force acting on it, and hence we can just say that the net force acting on this body is still 0 in the non-inertial frame, and that's why the acceleration of the whole system is going to be 0, because we already considered the pseudo force acting on it in the downward direction. So the total Newton's second law applied on this body, which tells us that net force acting on the body is equal to mass into acceleration, gives the net force, which is the T2, which is positive, minus T3 negative, minus
m2g which is negative again minus m2a which is negative again, and that is equal to 0. And this equation is very much similar to this one here. Check. So if you just here say here, so ये दोनों equations जो है बिल्कुल सेम बन रहे हैं, जिस सिर्फ यहाँ पे m2a को इस तरफ लेके आने की जरूरत है बस, बाकी कुछ नहीं। तो बाकी दोनों इक्वेशंस बिल्कुल सेम ही बन रहे हैं। और इस तरह से हमको ये मिलता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने जैसी, कि चाहे तुम इनर्शियल फ्रेम यूज करो या नॉन इनर्शियल फ्रेम यूज करो, इट डजंट मैटर, ठीक है। द रिजल्ट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द सेम irrespective that you use the inertial frame or non-inertial one. Okay, so if we now try to find out the free body diagram of this third body, that of mass m3, then how will you look like? तो ऊपर के डायरेक्शन में एक फोर्स उसके ऊपर काम करेगा जो कि T3 के बराबर होगा, फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स काम करेगा जो कि m3g के बराबर होगा, उसका खुद का वेट। ओके, और एट द सेम टाइम ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो और एक फोर्स काम करेगा, सूडो फोर्स उसका, जो कि m3 into a के बराबर होगा, राइट। और इसकी वजह से यहाँ पे जो, और एक्सेलरेशन तो वैसे भी 0 है, एक्सेलरेशन 0 होने की वजह से the net force will also be 0, and we can say that the T3 minus m3g minus m3a is equal to 0. This is actually going to be the Newton's second law, which is applied on this third body here, which is this equation is very much similar to this one here. Simply m3a को अगर इस तरफ लेके आओ तो बस हमको ये मिल जाता है इक्वेशन, नो डाउट। बट अभी अगर हम ये तीनों इक्वेशंस अगर समराइज्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे, समराइज्ड फॉर्म में, क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट वाला जो इक्वेशन है या थर्ड वाला जो इक्वेशन हमको मिल रहा है ये T3 का, तो इस T3 से हमको क्या मिल सकता है, देखो ये इक्वेशन से हमको मिलता है, इस m3g को अगर उस तरफ डाल देंगे ना, तो m3 can be taken common and we can just get this m3, and inside the bracket there will be g plus a, correct है, g plus a, and this is going to be the tension in the string, in the third string. Okay, if now we just put this value of T3 here in the second equation, तो we can get this T2 here. तो T2 कितना मिलेगा बताओ? तो T2 मिलेगा हमारा, T2 is equal to, yes, T3 उस तरफ डाल दिया, ये देखो T3 इस तरफ डाल दिया, प्लस m2g प्लस m2a इस तरफ डाल दिया, और अभी इन दोनों में से हम m2 कॉमन निकाल सकते हैं, देखो। ओके, तो T2 कितना मिल रहा है देखो ना ठीक से, T2 is going to be equal to T3 का वैल्यू जो कि हमारे पास ऑलरेडी है, ये हमको यहाँ पे रिप्लेस करना है, जो कि m3 into g plus a, okay, and plus here if we just take m2 common from this bracket, then we can just get this m2, and bracket में आएगा g plus a once again, correct है, and if we just take this g plus a also outside the bracket, then we can just be able to get that T2 is equal to, bracket में क्या आएगा देखो, m2 plus m3 into bracket में g plus a, correct है, g plus a is obtained here, no doubt. Yes, so this is your value of T2 here, no doubt. तो T2 का वैल्यू हमको मिल गया यहाँ पे, और at the same time T3 can also T1 can also be obtained here. How can we get T1 here? Just see, T1 is equation from equation number 1 can be written to be equal to, ये थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, तो हमको देखो T1 कितना मिल रहा है, this T1 is going to be equal to, ये T2 को उस तरफ भेज दो और m1g को भी उस तरफ भेज दो, ठीक है, तो वो क्या बनेगा, T2 पॉजिटिव बनेगा और बनेगा T2, और ये m1g को उस तरफ भेज दिया तो प्लस यहाँ पे आएगा m1g, और इस m1a को तो वो तो ऑलरेडी उस तरफ ही है, तो वो m1a इसके अंदर ऐड हो जाएगा, जिससे हमको फाइनली देखो क्या मिलेगा, तो T1 kept as it is equal to T2 plus here it is m1g plus m1a. m1 can be taken common from this bracket and we'll be left with g plus a inside the bracket. And then now if we just try to find out the value of T1 from this here, तो T2 का वैल्यू यहाँ पे डालना है हमको, तो what is the value of T2 here?
सी T2 इज ऑलरेडी ऑब्टेन्ड हियर, ये T2 का वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास है, जो यहाँ पे अगर डाल देंगे तो देखो क्या मिलेगा, तो हमको मिलेगा T2 के बदले M2 प्लस M3 इंटू ब्रैकेट में G प्लस A, करेक्ट है। और ये जो है तो वो M1 इंटू G प्लस A kept as it is. So this is plus M1 into G plus A kept as it is, no doubt. And then we can just be able to take this G plus A common completely. तो अगर ये पूरी तरह से कॉमन अगर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो M1 प्लस M2 प्लस M3 इंटू ब्रैकेट के बाहर क्या आएगा, सिंपली G प्लस A. This is the equation for the T1, that is the tension in the first string. Now अभी ये जो पूरा जो है वो सिचुएशन थोड़ा सा तुमको लग सकता है कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया या बहुत ज्यादा दिमाग को हेवी हो गया, but it is not like that. It is very simple. Just I will express it in the next new fresh page here. See here, ये जो हमने डायग्राम बनाया था, ये T1 is the first string, ठीक है, and the second string is here, and this is the third string, and these masses are M1, M2 and M3 respectively. Then the first string, ये जो पहला जो string है उसके अंदर का टेंशन T1, उस दूसरे string के अंदर का टेंशन T2 और तीसरे string के अंदर का टेंशन T3. अभी देखो हमारे पास जो इक्वेशंस मिले हैं वो इस तरह से है। T1 क्या मिला हमको, ये देखो, इसके लिए हमको ये समझना है कि ये जो T1 है, T1 के नीचे कितना मास यहाँ पे सस्पेंडेड है, तो वो हम देख सकते हैं M1 प्लस M2 प्लस M3, वो तो हमको यहाँ पे लेना ही है, नो डाउट. But don't forget that this whole system is accelerated in the upward direction with an acceleration A. Okay, so here it will be M1 plus M2 plus M3, that is the total mass below this string, should be multiplied with G dash, where G dash stands for the new gravity, which is going to be G plus A in this way. So we can get this as M1 plus M2 plus M3 into G plus A, where G plus A stands for the new apparent gravity in this system. So far as this whole system just moves in the upward direction with an acceleration A here in the upward direction, so the whole system behaves, this whole system behaves as if the gravity in this case is just slightly increased, and that new gravity here will be actually G plus A. And if we use this G plus A instead of this gravity G dash, then we can just get this all the results सेम एज बिफोर. तो T2 कितना मिलेगा हमको, देखो T2 निकालने के लिए क्या करना है, एज यूजुअल वी हैव टू कंसीडर द टोटल मास व्हिच इज देयर सस्पेंडेड बिलो दिस स्ट्रिंग T2, ओके, एंड जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द apparent gravity. So ये M2 plus M3 is going to be the total mass below this string, and that is to be multiplied with G dash, which is the apparent gravity. And in the same way, and this G dash, if it is replaced by G plus A, then we get our result, which is going to be M2 plus M3 into G plus A. That's it. And in the same way here T3 can also be obtained to be simply equal to, अब देखो T3 के लिए क्या करना है हमको, इस T3 के नीचे कितना वेट मास लटक रहा है, तो हमको पता है ऑलरेडी, it is M3. So we have to just multiply this M3 by the gravity, but not normal gravity, but the apparent gravity, new gravity, which includes the acceleration of the frame of reference also. So we get this T3 to be simply equal to M3 into G plus A. That is the final answer. So these are the results which we have already obtained in the whole calculation which we have done in the last screen. तो इसके पहले वाला जो स्क्रीन था उसके अंदर जितने भी सारे हमने कैलकुलेशंस किए उसका रिजल्ट यही इक्वेशंस थे, ठीक है. As an example, just put it in the chat box. If suppose there are 3 bodies, and suppose that the first body is of mass 5 kilogram, the second body is of mass 3 kilogram, the third body is of mass suppose 2 kilogram, and suppose that all these 3 bodies are just moving upwards with an acceleration of suppose 3 meter per second square.
okay, 3 meter per second square. Then and gravity is always already going to be 10. Suppose g का जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है, तो मुझे बताओ इस फर्स्ट वाले स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, सेकेंड वाले स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा, और थर्ड वाले स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस होगा। तो देखो हमको इतना ही चेंज करना है, ये सिचुएशन जो है बिल्कुल हमारा पहले वाला सिचुएशन है, सिर्फ यहाँ पे हमको जी डैश निकाल के रखना है। जी डैश, व्हाट इज जी डैश हियर? जी डैश इज गोइंग टू बी g plus a, that's it. So if we just consider this g plus a as the apparent gravity here, then we can just consider the T1 to be simply equal to the mass below that string, which is how much the mass is below the string? 5 plus 3 plus 2 matlab 10, right? So this 10 must be multiplied with g dash. What is g dash here? Just see here, g dash is going to be 10 plus 3, which happens to be actually 13 meter per second square. So 13 meter per second square is the apparent gravity, which has to be multiplied with this 10 mass here, so that we can get this as a 130 Newton. That is the tension in the first string, that is T1 here. In the same way, T2 can be obtained here. T2 कैसे मिलेगा हमको? T2 के नीचे कितना मास लटक रहा है चेक करो, ये M2 और M3 का एडिशन करो, 2 plus 3 कितना होता है? 5 होता है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 5 in bracket, and that is to be multiplied by this gravity again, but not normal gravity, but the apparent gravity, which gives us the 65 Newton as the correct answer. That is the T2 value here. And in the same way here T3 can be obtained to be simply equal to, अभी देखो T3 के नीचे कितना मास लटक रहा है? सिर्फ 2 किलोग्राम. So that 2 kilogram has to be multiplied with 13, which is the apparent gravity in this situation. So this if we just multiply this 13 by 2, then we can just be able to get this 26 Newton as a final answer. Getting this? So in this way. And if suppose by chance अगर ये पूरा जो system है, if it is accelerated in the downward direction with an acceleration of 3 meter per second square, only the apparent gravity will again change again. So g plus a के बदले क्या आ जाएगा वहाँ पे? g minus a आ जाएगा. अगर ये पूरा सिस्टम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन होता है, तो उस केस में apparent gravity will be considered to be g minus a, that is 10 minus 3, which is going to be 7 only. And because of that, accordingly, all these tensions will just change in this situation. So this is the thing we have to do today, okay, in today's lecture. So if you have any doubt, you can just raise it. Otherwise, you can just stop this lecture here. Yes, any doubt? Okay, no doubt. ठीक है, चलो, so let us stop. Thank you all of you.